किस बात की लगी? क्यों? वंदे मातरम से पर्ची लग गई आपको? क्यों हमारी मर्जी बोलेगा, हमारी मर्जी नहीं बोलेंगे? कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। अरे मेरे धर्म में नहीं, वंदे मातरम में नहीं बोलूंगा। और धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं मना कर दिया आपको। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए समाज। अब अभी संजय निषाद की बात कर रहे थे। राम और निषाद राज की मैत्री क्या है? हजारों वर्षों के बाद प्रयागराज में आप जाके देखें ना, क्या भव्य स्मारक बना है। जाना चाहिए ओम प्रकाश जी, कभी आप जाकर के आप भी देखिए, अभी एक बार जाके देखेंगे, आंखें खुल जाएंगी आप लोग। कभी लेके जाइए। हाँ, स्नान तो करेंगे, उस संजय निषाद के साथ जाएंगे तो खाएंगे भी और स्नान भी करेंगे। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अभी कह रहे हैं, अभी इस समय। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो? राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया, मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था, समाजवादी पार्टी के समय में उस पर रोक लगा दी गई। कावड़ यात्रा को रोकी जाती है। कावड़ यात्रा में समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है, शिव की बारात बोली जाती है। शिव की बारात का मतलब बिना भेदभाव के हर समाज का व्यक्ति जाएगा। वह कावड़ यात्रा पे आप लोगों ने रोक लगाई थी, कहा दंगा हो जाएगा, यही बोलते थे। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को इन्होंने रोका था और दीपोत्सव करने के लिए जब हम लोग अयोध्या गए थे, उन्होंने उसका भी विरोध किया था। कांग्रेस ने तो उच्चतम न्यायालय में कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण तो मिथक थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है, मंदिर निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट में अपने वकील खड़े करती है, लेकिन आस्था, सनातन आस्था का
याद रखना, सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। आज तो पूरा भगवान राम भव्य मंदिर, ये पुनर्जागरण का मॉडल यही है। इसमें विरासत भी है, विकास भी है, दोनों एक साथ चल रहा है। और आस्था का ये जो पुनर्जागरण है, यह उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। अगर भारत की आस्था की आत्मा कहें उत्तर प्रदेश को, कोई संयुक्ति नहीं। जिन्हें हम अयोध्या कह रहे हैं, जैसे हम काशी कह रहे हैं, जैसे हम मथुरा वृंदावन कह रहे हैं, जैसे हम प्रयागराज कह रहे हैं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है। चित्रकूट, नैमिषारण्य, सुखतीर्थ, ये केवल आस्था के ही केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र हैं। यही तो राष्ट्र चेतना के केंद्र हैं। अभी यूपी को कोई आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अयोध्या की मर्यादा, जब भी दुनिया के अंदर मर्यादा की चर्चा होगी, अयोध्या की चर्चा होगी। जब भी दुनिया के अंदर शाश्वत चेतना की चर्चा होगी, तो काशी की चर्चा होगी। जब भी दुनिया में भक्ति की चर्चा होगी, तो मथुरा वृंदावन की चर्चा होगी। और जब भी समरसता की चर्चा होगी, तो प्रयागराज की चर्चा होगी। और ये चारों उत्तर प्रदेश में, हर उत्तर प्रदेश वासियों को इसमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये चारों बातें उत्तर प्रदेश में हैं, और इसलिए इस पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश फिर से बन गया है, फिर से बना है। यही तो गुलामी से मुक्ति का एक मार्ग है, और इसी से मुक्त करने की दिशा में आज हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। और यही हमारी जीरो टॉलरेंस भी है, इसी के लिए जीरो टॉलरेंस है। आज प्रयाग हो, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, सुखतीर्थ हो, संभल हो, बरेली हो, नैमिषारण्य हो, यानी ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, जैनी तीर्थ स्थल हो, सिख तीर्थ स्थल हो, या जो भी पौराणिक महत्व से जुड़े हुए, ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हुए तीर्थ स्थल हैं, इन तीर्थ स्थलों को आस्था के साथ, राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ने का जो काम किया गया है, आज उसके परिणाम आए हैं। करोड़ों की संख्या में आज वहां पे श्रद्धालु आता है। आस्था के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करके जाता है। वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आप प्रयागराज में देखिए ना, मैंने तो पिछली बार महाकुंभ के दौरान सारे आंकड़े यहां सदन के सामने प्रस्तुत किए थे। आप काशी में जाइए ना, आप किसी भी अन्य उस स्थल पर जाइए, एक फूल पत्ती बेचने वाला व्यक्ति, फूल पत्ती बेचने वाला ब्राह्मण नहीं होता, नाव चलाने वाला ब्राह्मण नहीं होता, टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण वहां का पुजारी जरूर होगा मंदिर का, लेकिन बाकी इन सभी में लगा हुआ व्यक्ति सर्व समाज का है। उसकी कोई जाति नहीं पूछता, कोई उसका मत नहीं पूछता, कोई उसका मजहब नहीं पूछता, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और उसके स्वावलंबन का आधार वो धार्मिक स्थल बना हुआ है। और इसको पुनर्जीवित करने का काम, उसकी पुनर्स्थापना का काम, यही डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। और इसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज दीपोत्सव हो या देव दीपावली, रंगोत्सव अभी केवल आयोजन नहीं है, यह आज आत्म गौरव के महापर्व बन गए हैं। जब हम दीपोत्सव का आयोजन करते हैं, मेरे मन में आशंका थी, जब पहला दीपोत्सव अयोध्या में 2017 में हम लोग करने के लिए गए थे, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा।
यही आशंका देव दीपावली के अवसर पर भी प्रयागराज काशी में थी, और यही आशंका रंगोत्सव के अवसर पर। लेकिन क्या सफलता! आज करोड़ों की संख्या में लोग स्वयं वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होकर के और वर्चुअली जोड़ करके भी इस आस्था के साथ जोड़ करके, हर व्यक्ति उस आस्था के साथ जोड़ करके गौरव की अनुभूति करता है। हमने उस भारत की उस ताकत को कभी समझने का प्रयास क्यों नहीं किया? और इसी आस्था को सम्मान देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश ने जो आज एक लंबी छलांग लगाई है, उस लंबी छलांग का परिणाम सुरक्षा के साथ साथ उस आस्था को सम्मान देने का भी परिणाम है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, मुझे याद है महाकुंभ के दौरान पूरे देश भर से श्रद्धालु आए थे। तमिलनाडु से भी कुछ श्रद्धालु आए थे अपने वाहन से। चित्रकूट में उनकी बस खराब हो गई। उनकी समस्या यह थी कि वे हिंदी नहीं जानते थे, और चित्रकूट में जिस गांव के पास उनकी बस खराब हुई थी उस गांव के लोग तमिल नहीं जानते थे। लेकिन इशारे में समझ गए कि बस खराब है। कैसे भ्रम टूटता है, कैसे लोगों के मन में एक नई आस्था जन्म लेती है। चित्रकूट में जब वे लोग गए, वे लोग भटक रहे थे, कहां जाएं? प्रयागराज का रास्ता नहीं देखा था, बस खराब हो गई है, अंधेरा होने वाला है। गांव के लोगों को पता लगा, वो लोग लेकर के गए। एक परिवार में शादी थी, वो लोग लेके आए सभी बस वालों को, कहा आप यहां हमारे यहां भोजन लीजिए। उन्होंने पूछा ये कैसे? उन्होंने कहा हमारे यहां शादी है। उन्होंने कहा वे बाराती? तो उन्होंने कहा बाराती बाद में पालेंगे, आप भी हमारे लिए अतिथि हैं। ये चित्रकूट की घटना है। और उन्होंने पहले उन तमिलनाडु से आए हुए श्रद्धालुओं के जिनके नाम पता नहीं, जिनका परिचय नहीं, उनको पहले भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद फिर एक प्राइवेट बस ला करके उनको प्रयागराज छुड़वाया। उसी बस से वापस आए, एक मैकेनिक को बुला करके उनकी बस ठीक किया, फिर एक आदमी को भेजा गाड़ी के साथ में और प्रयागराज पहुंचा करके उनकी बस उन तक पहुंचवाई। और उसके बाद तब उन्होंने तमिलनाडु जाकर के ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारे नेता यहां बोलते थे, हमारा भ्रम दूर हुआ। वो तो वास्तव में राम की भूमि है और कृष्ण की भूमि है। वह हमने वहां महसूस किया है। हमारे साथ जो कुछ बीता है हमने उसको महसूस किया है। इसलिए क्योंकि जनता जनार्दन को भी मालूम है कि सरकार की ये मंशा है, तो जनता भी उसमें उस रूप में सहयोग कर रही है। आज उत्तर प्रदेश है, परिणाम क्या है? हर कोई उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा सोच रहा है। पहले नहीं सोचता था, 17 के पहले नहीं सोचता था। 17 के पहले हर व्यक्ति के मन में एक आशंका होती थी, हर व्यक्ति गलत निगाहों से देखता था। हम लोगों ने इसीलिए 3 वर्ष कोविड कालखंड के बावजूद पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जीएसटी पे 2.5 गुना बढ़ी है। 13 लाख करोड़ में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जीएसटीपी को रखा था, 13 लाख करोड़ की। आज हम इस वित्तीय वर्ष में उसको 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। देश की जीडीपी में यूपी का जो हिस्सा था मात्र 8% रह गया था, आज वो 9.5% तक उत्तर प्रदेश पहुंचा रहा है। पर कैपिटा इनकम को हम लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं। और फिजिकल डेफिसिट को, अभी इस पे चर्चा होगी, 3% से कम हम लोग करने में सफल हुए हैं। हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को पूरी सख्ती से नियंत्रित किया है। कि टैक्स चोरी को रोकना, रेवेन्यू लीकेजेज पे पूरी तरह लगाम लगाना, यह भ्रष्टाचार पर ही सरकार का प्रहार है। ये प्रहार है। पारदर्शी राजस्व संग्रह और जनता पर बिना कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए 9 वर्षों से सरकार चल रही, कोई टैक्स नहीं। और फिर भी हम लोग प्रदेश के अंदर
हर एक सेक्टर में हम लोगों ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आज यूपी का जो पैसा जमा होता है, आपके समय में 100 में से केवल 43 पैसा यूपी में खर्च होता था, आज 61 से 62 पैसा यूपी के अंदर खर्च हो रहा है। यूपी के अंदर बैंकर्स यहां का पैसा बाहर नहीं ले जाएंगे, बल्कि यूपी के अंदर ही पैसा खर्च होगा। यह भी मॉडल आज यूपी ने दिया है और अब यूपी के अंदर मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, यूपी के अंदर स्टेबिलिटी, सिंगल विंडो सिस्टम, ई गवर्नेंस और डिजिटल कॉम्प्लायंस ने यहां पर यूपी के अंदर एक मजबूत विश्वास न केवल यूपी के नागरिकों में बल्कि बैंकर्स के मन में भी और वैश्विक निवेशकों के मन में भी इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है।